नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। उनके इस्तीफे के बाद दिल्ली में सुई पटक सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि लुटियंस दिल्ली के गलियारे में किसी ने बर्फ की सिल्ली गिरा दी। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है। वो इस देश के उपराष्ट्रपति पद के ऊपर काम कर रहे थे और आज तक आजादी के बाद इस देश में कभी भी किसी उपराष्ट्रपति ने चलते संसद सत्र के बीच में इस्तीफा नहीं दिया है। उपराष्ट्रपति का पद जब भी इस देश में खाली हुआ, तब या तो उस दौर के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे या फिर उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी। लेकिन यह पहली बार है कि उपराष्ट्रपति को स्वास्थ्य कारणों के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि उसके ऊपर भी काफी विवाद है, क्योंकि शाम के 7 बजे तक जगदीप धनखड़ अपना काम बखूबी कर रहे थे। राज्यसभा का सदन का संचालन कर रहे थे। यानी कि ऐसा 2 घंटे में क्या हो गया कि रात के 9 बजे जगदीप धनखड़ को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना पड़ गया। अचानक 2 घंटों में क्या हो गया कि रात के 9 बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही कारण है कि लगातार उनके इस्तीफे के ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया गया। इस्तीफा उन्होंने दिया या फिर इस्तीफा उनसे ले लिया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री के बीच रिश्ते ठीक न होने की वजह से उन्हें अपने पद से हटना पड़ा, अपने पद की कुर्बानी देनी पड़ी। आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या क्या वजह सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्तों पे भी बात करेंगे, उनके राजनीतिक कैरियर पे भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर वो क्या कारण रहा जिसके कारण जगदीप धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। वहां से वो सांसद भी पहले रह चुके हैं। 3 बरस पहले भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन समय से ठीक पहले यानी 2 बरस पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, जहां उनके ऊपर लगातार कई विवाद थे और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ वो काम करते रहते थे। इससे पहले जगदीप धनखड़ कांग्रेस में भी रह चुके हैं, जनता दल से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और राजस्थान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले कई अलग अलग पदों पर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 2 बरस पहले उनका इस्तीफा क्यों हो गया। उसी में से एक बात जो सामने आ रही है, उसमें यह पता चल रहा है कि 21 अगस्त को जब संसद की कार्यवाही मानसून सत्र के लिए शुरू हुई, तो राज्यसभा में 12 बजे के करीब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें सदन के नेता, सरकार की ओर से सदन के नेता जेपी नड्डा और किरण रिजिजू भी थे। इसके साथ विपक्ष के नेता भी शामिल हुए। लेकिन फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को उस समय 4:30 बजे के लिए टाल दिया कि इसकी अगली मीटिंग शाम के 4:30 बजे होगी। शाम के 4:30 बजे मीटिंग शुरू हुई तो यह देखा गया कि भाजपा के जेपी नड्डा और किरण रिजिजू इस मीटिंग में नहीं आए हैं। उनके आने का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन वो नहीं आए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि व्यक्तिगत रूप से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह बताया भी नहीं गया कि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं शामिल हो पा रहे हैं। इसके कारण यह सवाल ये उठने लगा कि आखिर 1 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनके इस्तीफे की पटकथा लिख दी गई। 4:30 बजे की मीटिंग में नेताओं के नहीं आने के बाद जगदीप धनखड़ बड़े नाराज हुए और उन्होंने कमेटी की मीटिंग अगले दिन यानी कि 22 जुलाई के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन उसके बाद से ये सवाल उठाए जाने लगे कि आखिर 1 से 4:30 के बीच में बीजेपी के अंदर क्या पक रहा था। कहा जा रहा है कि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की काफी मीटिंग हुई और उनके बीच बंद कमरे की इस मीटिंग में ही बहुत सारी चीजें तय कर दी गई। वहीं दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि जस्टिस जसवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने स्वीकार किया, उससे सरकार खुश नहीं थी। दरअसल जस्टिस जसवंत वर्मा के घर पिछले कुछ महीनों पहले ही बहुत सारे नोटों के बंडल पाए गए थे, जो कि उस समय जलने के बाद वहां दमकल कर्मियों ने पाया था और उनके ऊपर महाभियोग की बात की जाने लगी थी। लोकसभा में भी करीब 152 सांसदों ने इसके लिए हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कि राहुल गांधी भी शामिल थे। लेकिन राज्यसभा में भी यह प्रस्ताव लाया गया, इसका नोटिस दिया गया और विपक्ष यानी कांग्रेस के 63 सांसदों ने इसके ऊपर साइन करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यह नोटिस दिया, जिसके ऊपर जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का यह प्रस्ताव, यह नोटिस स्वीकार कर लिया
कि यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। उसी दौरान उन्होंने जब ये घोषणा की तो बीजेपी की मंत्री, कानून मंत्री मेघवाल और किरण रिजिजू एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए, क्योंकि उस पर बीजेपी के किसी सांसद का हस्ताक्षर नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि क्या जगदीप धनखड़ का ये जुडिशियल एक्टिविज्म सरकार को पसंद नहीं आया? सरकार इसे अपने तरीके से हैंडल करना चाहती थी, अपने तरीके से महाभियोग लगाना चाहती थी, लेकिन शायद जगदीप धनखड़ इसके पक्ष में अपने तरीके से काम को करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि क्या लोकसभा में भी यह प्रस्ताव लाया गया है, जिसके बाद उन्हें जवाब मिला कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर स्पीकर और उनके बीच चर्चा के बाद ही जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन सरकार को यह लगा कि यह कुछ ज्यादा हो रहा है। नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट को यह लगा कि ये करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी रेखा कहीं ना कहीं वो लांघ गए हैं और सरकार के मन मुताबिक अब चीजें नहीं हो रही। नहीं तो ऐसी क्या जल्दी थी कि संसद सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लिया गया। इसके पीछे एक और कहानी जो बताई जा रही है वो ये है कि शाम के 7 बजे के बीच बीच कहीं उनके साथ 3 कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग हुई। उसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण थे और उनके बीच कहीं ना कहीं तेज बहस हुई, ऐसा कहा जाता है। उस 25 मिनट की बातचीत के बाद, उस बहस के बाद जगदीप धनखड़ बड़े नाखुश नजर आए और कहा जाता है कि यही कारण रहा कि उसके बाद उन्होंने इस्तीफे के लिए विचार कर लिया। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो किसी दबाव में काम नहीं करने वाले हैं। तो क्या कोई दबाव जगदीप धनखड़ के ऊपर बनाया जा रहा था, जिससे बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा देना ही जरूरी समझा? जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात 9 बजे अपना ये इस्तीफा पोस्ट किया। उसमें उन्होंने यही बताया कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बताना चाहिए कि आखिर ये ख्याल जगदीप धनखड़ को कब आया कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा है। जो आदमी सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक अच्छी तरह अपना काम कर रहा हो, पूरे सदन को चला रहा हो, वो अगर अचानक 2 घंटे बाद स्वास्थ्य कारण का हवाला देकर इस्तीफा दे दे तो क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठ जाएंगे? और यही कारण है कि सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस्तीफे के कई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं लिखा। कई घंटों बाद अगले दिन 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया तो उसमें भी सिर्फ उन्होंने इतना ही लिखा कि जगदीप धनखड़ ने इतने वर्षों में कई पदों पे अपनी सेवा दी है, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले किसी और के रिटायरमेंट पे, किसी और के इस्तीफे इस तरह का ट्वीट किया था? कहीं पे उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि उनके योगदान को देश याद करेगा, नहीं भुलाया जा सकता है। ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई। ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रूखा सूखा सा ट्वीट कर रहे हैं और किसी तरीके से बस उससे बचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह का भी ट्वीट कई घंटों बाद भी देखने को नहीं मिला, कोई बयान भी सामने नहीं आया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जगदीप धनखड़ हाथ जोड़े हुए नजर आते थे, उनके आगे 90 डिग्री तक झुके हुए नजर आते थे। बावजूद उसके उन दोनों के बीच के रिश्ते इस कदर खराब हुए कि ये बात इस्तीफे पे जाकर रुकी है। 21 जुलाई को ही जब राज्यसभा में किसी चीज पे बात हो रही थी तो उसी दौरान कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पे बात करने के लिए नोटिस दिया। उसी दौरान खड़गे को कई सारे मुद्दों पे ऑपरेशन सिंदूर पे खुलकर बोलने दिया गया और कहीं पे भी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उन्हें रोका टाकी नहीं की, जिससे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां कहीं ना कहीं बौखला गए और अचानक वो ये कहने लगे कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, whatever I say will go on record। यानी कि जो बात उपराष्ट्रपति या सभा के सभापति धनखड़ साहब को कहनी थी वो बात जेपी नड्डा कह रहे थे। ये सीधा सीधा सभापति के काम में हस्तक्षेप था। शायद धनखड़ साहब को भी इससे बुरा लगा होगा, उन्हें परेशानी हुई होगी। 21 जुलाई की शाम तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं से मिलते रहे। शाम में भी विपक्ष के नेता ही उनसे मिल रहे थे। तो क्या सरकार ने जानबूझकर उनसे दूरी बना ली थी? क्या जेपी नड्डा और किरण रिजिजू को यह पहले पता चल गया था कि उनका इस्तीफा होने वाला है, इसलिए वो 4:30 बजे की मीटिंग में नहीं आए? इतना ही नहीं, ये लगातार कहा जा रहा था कि वो विपक्ष को सरकार के इशारे पे बोलने नहीं देते हैं। लगातार वो विपक्ष को चुप कराते रहे अपने 3 साल के कार्यकाल। लेकिन पिछले कुछ महीनों से विपक्ष के नेताओं के साथ उनके संबंध गहराए थे। कभी डिनर पे तो कभी लंच पे वो विपक्ष के नेताओं से मिलते रहते थे, बात करते रहते थे। पिछले दिनों एक सभा के दौरान उन्होंने भरे मंच से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह कह दिया कि आप इस देश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन इस देश के किसानों के साथ जो वादा किया गया उसे क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? पिछले बरस भी किसान सड़क पे थे, आंदोलन में थे, इस बरस भी किसान आंदोलन में ही है, तो आखिर उनके साथ किया गया वादा क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है?
मैं एक संवैधानिक पद पे रहते हुए एक दूसरे व्यक्ति पे से अनुरोध करता हूं कि वो इन मामलों को देखे। यानी कि वो किसानों के मुद्दों को भरे मंच से उठा रहे थे और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक एम्बेरसमेंट का काम कर रहा था। या आखिर भरे मंच से उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री के ऊपर सवाल कैसे उठा दिए? तो क्या ये सारी बातें जगदीप धनखड़ के खिलाफ जा रही थी और यही कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनसे नाराज होने रहे लगे थे? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये दावा कर रहे थे कि वो किसानों की इनकम को डबल कर देंगे, दूसरी ओर उपराष्ट्रपति भरे मंच से शिवराज सिंह चौहान को कह रहे थे कि उनकी मांगे नहीं मानी गई, उनसे जो वादा किसानों से किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। तो क्या यही विवाद लगातार गहराते गए और अंत में इस्तीफे की नौबत आ गई? एक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पे जगदीप धनखड़ का कार्यकाल कुछ याद करने लायक तो नहीं था। वो लगातार विपक्ष की आवाज को दबाते रहे और इस कारण विपक्ष के सांसदों के साथ उनकी बहस होती रही। यह और बात है कि आज जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है तो विपक्ष ही उनके समर्थन में आया है। लगातार कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ये पोस्ट कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। वो जगदीप धनखड़ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये बड़ी बात है कि किसी भी एक बड़े लोकतांत्रिक देश में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए और लटियंस दिल्ली में सुई पटक सन्नाटा देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार सरकार पे भी उठने लगे हैं। एक और बीजेपी जहां अभी तक अपने अध्यक्ष का नाम नहीं ढूंढ पाई है कि किस व्यक्ति को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना है, शायद उसी समय सरकार के सामने भी एक बड़ी मुसीबत आ गई है कि अब वो किसे उपराष्ट्रपति बनाएगी। नीतीश कुमार का नाम लगातार बताया जा रहा है कि वो इस देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कई सारे कारण गिनाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य तो घोषित रूप से खराब है। अगर जगदीप धनखड़ को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिलाया गया तो क्या एक जिसका स्वास्थ्य खराब है उस व्यक्ति को इस देश का उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा? ऐसे में नीतीश कुमार के इस देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने के ऊपर लगातार सवाल है कि शायद ऐसा ना हो। हालांकि उपराष्ट्रपति अगला जो भी होगा वो बीजेपी से ही होगा। उपराष्ट्रपति पद को लेकर संविधान में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो फिर क्या होगा, कौन इस देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। जहां तक राज्यसभा के संचालन की बात है तो उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति को यह जिम्मेवारी मिलती है और इस वक्त देश के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश है और वो सदन को चला लेंगे, लेकिन वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति को लेकर जैसे कि संविधान में स्पष्ट व्याख्या है कि कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में लिखा गया है संविधान में कि इसे जल्द से जल्द भरना होगा, यानी कि कोई टाइम लाइन नहीं है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के पास अच्छी खासी बहुमत है, तो आसानी के साथ वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बना लेंगे, उसके पीछे की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से संसद सत्र के पहले ही दिन ये इस्तीफा हुआ है, वो सरकार की मंशा के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के इशारे पे ही ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से खराब चल रहे थे। हालांकि उपराष्ट्रपति की पहली पसंद नरेंद्र मोदी की जगदीप धनखड़ ही थे, उन्हीं के कारण उन्हें यह पद दिया गया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को परेशान किया, पॉलिटिकल एक्टिविज्म करी, वो बीजेपी के लिए फायदे का काम किया और उन्हें उपराष्ट्रपति पद का इनाम मिला। लेकिन जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के ऊपर आकर पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ साथ जुडिशियल एक्टिविज्म वो कर रहे थे, क्या सरकार को ये चीजें पसंद नहीं आई? जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग से पहले भी जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ विपक्ष ने एक प्रस्ताव लाया था, जिसे कि अभी भी वो राज्यसभा के सभापति यानी कि धनखड़ जी के पास पेंडिंग था, जिस पे 21 जुलाई को एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो जल्द मान लेंगे और उनके ऊपर भी महाभियोग चलेगा। जस्टिस शेखर यादव ने आरएसएस के एक प्रोग्राम में कुछ विवादास्पद बातें कही थी, जबकि यशवंत वर्मा के घर पे नोटों की कट्टी बरामद हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसके पीछे क्या पर्दादारी है जिसके कारण ये इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफे के बाद अभी तक जगदीप धनखड़ ने कुछ भी नहीं बोला है। यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद वो सत्यपाल मलिक के रास्ते पे चल सकते हैं। आखिर उनसे ऐसा क्या कहा गया जिसके कारण उन्होंने नाराज होकर यह इस्तीफा दिया है? उसके ऊपर जब भी पर्दा उठेगा हम आपको बताएंगे। विपक्ष भी अभी इसी उम्मीद में है कि आखिर जगदीप धनखड़ पहला बयान क्या देते हैं, उसके बाद ही विपक्ष इस पे कहीं ना कहीं अपने पत्ते खोलेगा। लेकिन जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को फेयरवेल भी नहीं दिया जा रहा है, यह भी कितना शर्मनाक है कि एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया और उसे अब एक फेयरवेल पार्टी या फेयरवेल स्पीच का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि उस सत्ताधारी पद के नेता रहे हैं, उसी पार्टी के उपराष्ट्रपति रहे हैं। बावजूद उनको मौका न दिया जाना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। इन सवालों पे हमारी नजर होगी
लेकिन आप भी कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको क्यों लगता है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया है। क्या नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।